जय हिंद दोस्तों। बिहार लाइब्रेरियन यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से बिहार में जो लाइब्रेरी साइंस की वैकेंसी आने वाली है उससे रिलेटेड लाइब्रेरी से रिलेटेड सारी टॉपिक कवर की जाएगी। लाइब्रेरी साइंस में टोटल 5 यूनिट पढ़ने हैं, जिसमें से आज पहले यूनिट का पहला वीडियो आपके सामने आ रहा है और हम कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम समय में जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, टॉपिक है, सारे अच्छे से कवर की जाए, आपको समझा दी जाए, ताकि एक भी सवाल एग्ज़ाम में न छूटे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि हमें आपके लिए और वीडियोस बनाने में मोटिवेशन मिले। आज लाइब्रेरी की बेसिक कंसेप्ट के बारे में जानेंगे, जैसे कि लाइब्रेरी के टाइप्स, मॉडल्स हो गए, लाइब्रेरी शब्द कहाँ से आया, अलग अलग लैंग्वेज में लाइब्रेरी साइंस को क्या क्या बोलते हैं, ये सारी चीज़ें आज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले लाइब्रेरी के टाइप्स और मॉडल को देखते हैं। लाइब्रेरी शब्द लैटिन भाषा के लाइबर से आया है। तो लैटिन भाषा के लाइबर से लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है पुस्तक। फ्रेंच भाषा में लाइब्रेरी साइंस को लिब्रा कहा जाता है, जिसका मतलब होता है हाउस ऑफ बुक। अब लैटिन और फ्रेंच में कंफ्यूजन होता है, क्योंकि दोनों लगभग मिलता जुलता है और ये एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमें इस कंसेप्ट को क्लियर रखना है कि लाइब्रेरी को लैटिन में लाइबर बोलते हैं और फ्रेंच में लिब्रा बोलते हैं। प्रथम बार लाइब्रेरी साइंस का प्रयोग ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में 1374 ईस्वी में हुआ था। लाइब्रेरी साइंस शब्द 1808 में मार्टिन सर्टिंजर के द्वारा किया गया था और ये कहाँ के रहने वाले थे? तो जर्मनी के रहने वाले थे। अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे कि हिंदी में ग्रंथालय के नाम से, इंग्लिश में लाइब्रेरी के नाम से और उर्दू में किताबघर के नाम से जानते हैं। जर्मन में बिब्लियोथेक के नाम से जानते हैं, स्पेनिश में बिब्लियोथिका के नाम से जानते हैं, इटालियन में बिब्लियोटिका के नाम से जानते हैं, स्वीडिश में बिब्लियोटिक के नाम से जानते हैं और फ्रेंच में बिब्लियोथिक कहते हैं। तो ये थोड़ा हार्ड है याद करना, तो अगर आप लोग कुछ लॉजिक लगाकर याद कर सकते हैं तो कर ले, अन्यथा कमेंट करें। हम इस पे एक ट्रिक के साथ अलग वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ लाइब्रेरी के टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे कि बिब्लियोथिकार, यह लाइब्रेरियन को कहा जाता है, मतलब जिस पोस्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं उसको बिब्लियोथिकार कहा जाता है, लाइब्रेरियन कहा जाता है। 1501 से पहले जो भी पुस्तक छप चुकी है उनको इनकुनाबुला कहा जाता है। वैसी पुस्तक जो रेयरली मिलती है, मतलब दुर्लभ पुस्तकों की बिक्री को बिब्लियोपोली कहा जाता है। और जो व्यक्ति पुस्तक से प्यार करते हैं उनको बिब्लियोफाइल कहा जाता है। ग्रीस में सबसे पहले सार्वजनिक पुस्तकालय यानी पब्लिक लाइब्रेरी बनी। कब बनी? तो 330 ईसा पूर्व में एथेंस में, ग्रीस के एथेंस में। तो ग्रीस के एथेंस में सबसे पहले सार्वजनिक पुस्तकालय बनी थी 330 ईसा पूर्व में। पुस्तकालय के अलग अलग प्रकार हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एकेडमिक लाइब्रेरी, उसके बाद देखेंगे पब्लिक लाइब्रेरी, फिर स्पेशल लाइब्रेरी। एकेडमिक लाइब्रेरी में आ जाते हैं स्कूल लाइब्रेरी, कॉलेज लाइब्रेरी और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। तो सबसे पहले हम लोग एकेडमिक लाइब्रेरी में स्कूल लाइब्रेरी देखेंगे। स्कूल लाइब्रेरी वह जगह होता है जहाँ छात्र और शिक्षकों की अध्ययन आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तो छात्र और शिक्षक की जो भी जरूरत की चीज़ें होंगी वो स्कूल लाइब्रेरी में होगी। विद्यालय पुस्तकालय संपूर्ण शैक्षणिक पुस्तकालय तंत्र का आधार स्तंभ होता है। तो जो स्कूल लाइब्रेरी होती है पूरी शैक्षणिक पुस्तकालय तंत्र का आधार स्तंभ होती है। विद्यालय पुस्तक में पत्र पत्रिका, मानचित्र, टेप रिकॉर्डर्स, चार्ट्स, ग्रामोफोन इत्यादि होने चाहिए। पढ़ने में उपयोगी शब्द सूची सामग्री होनी चाहिए। कॉलेज लाइब्रेरी से स्कूल लाइब्रेरी के जैसा है। इसमें भी छात्र और शिक्षकों के अध्ययन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सामग्री होनी चाहिए। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि कॉलेज लाइब्रेरी की वित्त व्यवस्था यूजीसी के अनुदान से होती है। तो कॉलेज लाइब्रेरी की वित्त व्यवस्था किसके अनुदान से होती है? यूजीसी के अनुदान से होती है।
नेक्स्ट आता है यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। यह शैक्षणिक पुस्तकालय के शीर्ष पर होता है। जो शिक्षा की पुस्तकालय होती है शिक्षा से संबंधित, उसके टॉप पर होता है यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। इसे विश्वविद्यालय का हृदय कहते हैं, मतलब यूनिवर्सिटी का हार्ट कहते हैं इसको। यह शोध कार्य में भी सहायता प्रदान करती है। और नेक्स्ट आता है पब्लिक लाइब्रेरी। इसे जन या सार्वजनिक पुस्तकालय भी बोलते हैं। तो यह पुस्तकालय चरों में जन साधारण के लिए, जन साधारण द्वारा और जन साधारण संपर्क हेतु होता है। मतलब पब्लिक लाइब्रेरी जन साधारण के लिए है, जन साधारण के द्वारा है और जन संपर्क के लिए है। पब्लिक लाइब्रेरी समस्त नागरिकों को निःशुल्क संसाधन उपलब्ध कराता है। मतलब पब्लिक लाइब्रेरी सबके लिए बिल्कुल मुफ्त होती है, इसमें कोई भी जा सकता है और पढ़ाई कर सकता है। पब्लिक लाइब्रेरी के संबंध में एक पुस्तक है जिसका नाम है चांस टू रीड, जिसके लेखक है विलियम कॉफमैन, और इसका संबंध पब्लिक लाइब्रेरी से है। तो चांस टू रीड के लेखक कौन है? विलियम कॉफमैन, जिसका संबंध पब्लिक लाइब्रेरी से है। पब्लिक लाइब्रेरी की 5 आधारभूत सिद्धांत हैं। पहला है कि जन पुस्तकालय सेवा प्रदान करना जन शासकीय माध्यम का कार्य है। तो जो पब्लिक लाइब्रेरी का सेवा प्रदान करना किसका काम है? तो जन शासकीय माध्यम का कार्य है। अगर जन शासकीय माध्यम ये सेवा प्रदान करेगा तो उसकी वित्त व्यवस्था भी जन शासकीय माध्यम ही देखेगा। यह दूसरा रूल है। तीसरा रूल है जहां तक संभव हो सके सभी पुस्तकालय को समाज की आवश्यकताओं और रूपों की पूर्ति करनी चाहिए। मतलब जितना पॉसिबल हो सके उतना लाइब्रेरी को क्या करना चाहिए? समाज की आवश्यकताएं और रूपों की पूर्ति करना चाहिए। चौथा रूल है समाज के सभी सदस्य को निःशुल्क सेवा मिलनी चाहिए। बिना किसी भेदभाव के समाज के सभी सदस्य को निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए पब्लिक लाइब्रेरी में। अगला है कि सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त हो। मतलब पब्लिक लाइब्रेरी में सभी नागरिकों को कैसे अवसर प्राप्त हो? समान अवसर प्राप्त हो। ऐसा नहीं किसी को 6 घंटे मिले, किसी को 1 घंटा ही मिले, नहीं, सब में समान अवसर हो। नेक्स्ट आता है स्पेशल एंड रिसर्च लाइब्रेरी। लाइब्रेरीज इन द लाइफ ऑफ नेशन। मतलब लाइब्रेरीज इन द लाइफ ऑफ नेशन के लेखक कौन है? रसेल है, जो कि 1943 में इस पुस्तक को लिखे हुए थे। चांस टू रीड के लेखक मैक कॉफमैन है, पता ही है, 1966 में इस पुस्तक को लिखा गया था। विशेष पुस्तकालय, जो भी स्पेशल लाइब्रेरी है, विशेष पुस्तकालय हैं, अपने विभाग संस्था की सेवा हेतु अस्तित्व में आते हैं। विशेष पुस्तकालय सिर्फ इसलिए बनाया जाता है क्योंकि वो अपने सिर्फ संस्था के उपयोग में आए। इसका उद्देश्य अपने विभाग की संस्था की जानकारी को संरक्षित रखना और उसको बढ़ावा देना है। मतलब वो अपने संस्था या विभाग की जानकारी को गुप्त रखेंगे और उसको बढ़ावा देने में सहयोग करेंगे। इसमें सामयिक प्रकाशन, सही मीडिया मॉडल, पैटर्न्स, विनिर्देश इत्यादि होते हैं। इसमें सामयिक प्रकाशन, शोध प्रकाशन, मैनुअल पैटर्न्स, विनिर्देश संग्रहित रहते हैं। नेक्स्ट आता है नेशनल लाइब्रेरी, जहाँ जन पुस्तकालय, अच्छा नाम में ही है नेशनल लाइब्रेरी, मतलब यह सबसे बड़ा लाइब्रेरी होगा क्योंकि यह नेशनल लेवल का लाइब्रेरी है और यह पूरे राष्ट्र की सेवा करेगा। तो जहाँ जन पुस्तकालय संपूर्ण राष्ट्रीय समुदाय की सेवा करते हैं उसको नेशनल लाइब्रेरी कहते हैं। और शैक्षणिक पुस्तकालय शिक्षकों और विद्यार्थियों की भी सेवा करते हैं। यह देश का सबसे बड़ा पुस्तकालय होता है, ऑफ कोर्स होगा क्योंकि यह नेशनल लाइब्रेरी है। देश में उत्पादित समस्त ग्रंथों को भावी पीढ़ियों के लिए संग्रहित और संरक्षित करता है। मतलब नेशनल लाइब्रेरी देश में जितने भी ग्रंथ उत्पादित किए जा रहे हैं, बुक बनाए जा रहे हैं, उनको संरक्षित रखेगा और उसको नेक्स्ट पीढ़ी तक ले जाएगा। यह काम किसका है? तो नेशनल लाइब्रेरी का है। अब देखते हैं कुछ लाइब्रेरी के मॉडल्स, जैसे कि फिजिकल लाइब्रेरी, मतलब भौतिक पुस्तकालय। फिजिकल लाइब्रेरी मतलब इसमें जो भी सामान होंगे वो हार्ड कॉपी के रूप में होंगे, जैसे कि प्रिंट मीडिया में पुस्तकें होंगे, पत्रिकाएं होंगे, समाचार पत्र होंगे या अन्य प्रकाशन होंगे। ये सब क्या होंगे? हार्ड कॉपी के रूप में होंगे। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल लाइब्रेरी, भौतिक पुस्तकालय। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी या डिजिटल लाइब्रेरी। इसमें जो भी चीज होंगे वो सारे इलेक्ट्रॉनिक रूप में होंगे। इलेक्ट्रॉनिक रूप में जैसे कि सीडी, डीवीडी इत्यादि। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक शब्द से अभिप्राय क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सीडी, डीवीडी, चुंबकीय टेप, फ्लैश ड्राइव इत्यादि, ये सब क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी है। नेक्स्ट आता है वर्चुअल लाइब्रेरी, मतलब आभासी पुस्तकालय। आभासी मतलब क्या? जिसे सिर्फ हम महसूस कर सके, टच नहीं करते हैं। वर्चुअल लाइब्रेरी,
इस शब्द का उपयोग शुरू में डिजिटल के लिए हुआ था। किसके लिए हुआ था? डिजिटल के लिए। लेकिन अब इसका उपयोग मुख्यतः उन पुस्तकालय के लिए होता है जो पूरी तरह आभासी है। आभासी लाइब्रेरी को एक्सेस करने के लिए एक टूल यूज होता है जिसका नाम है हाइपर कार्ड। तो आभासी लाइब्रेरी को कैसे एक्सेस कर सकते हैं? तो हाइपर कार्ड के माध्यम से। नेक्स्ट है हाइब्रिड लाइब्रेरी। वैसी लाइब्रेरी जिसमें प्रिंट के साथ साथ डिजिटल रूप में भी सामग्री हो, मतलब जिसमें फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक दोनों लाइब्रेरी हो, वो क्या कहलाते हैं? वो हाइब्रिड लाइब्रेरी कहलाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैसे कि पेपाइरस। पेपाइरस क्या है? तो मोटे कागज जैसे सामग्री। प्राचीन मिस्रवासियों ने लेखन हेतु इसका उपयोग किया था। मतलब मोटा कागज जैसा कुछ सामान होता था जिसका उपयोग प्राचीन समय में मिस्रवासी लिखने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यही है पेपाइरस, इसी को बोलते हैं पेपाइरस, जो प्राचीन के समय में लोग लिखने के लिए प्रयोग करते हैं। भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय का संस्थापक अयंकी वेंकट रमण्या थे। ये है आपके अयंकी वेंकट रमण्या, जो कि भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय के संस्थापक थे। विकास शून्य पुस्तकालय का क्या मतलब है? मतलब वैसी पुस्तकालय जिसमें आवश्यकता के अनुसार पुस्तक मंगाई जाती है और बाद में वापस कर दी जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विकास शून्य पुस्तकालय। मतलब इस पुस्तकालय में कोई भी बुक खरीद कर परमानेंट नहीं रखी जाती है, जिसके कारण इस पुस्तकालय का विकास नहीं होता है, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं? विकास शून्य पुस्तकालय बोलते हैं। प्राचीन काल में पुस्तकालय मठों से प्रभावित थे। मठों से किससे प्रभावित है प्राचीन काल में पुस्तकालय? तो मठों से। नेक्स्ट है मोबाइल लाइब्रेरी, मतलब स्वचालित पुस्तकालय। तो वैसे पुस्तकालय जो वाहनों पर आधारित होता है और एक जगह से दूसरी जगह जाकर लोगों को पढ़ने की सुविधा उपलब्ध कराता है, उसे हम लोग मोबाइल लाइब्रेरी बोलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक बस है जिसमें कि सारी लाइब्रेरी को शिफ्ट कर दी गई है। यह हर रोज अलग अलग स्थान पर जाकर और लोगों की पढ़ने की सुविधा प्रदान करेगा। मोबाइल लाइब्रेरी को अन्य नाम से जानते हैं, जैसे कि बुक लाइब्रेरी, बुक वैगन, बुक ट्रक, लाइब्रेरी वैगन और लास्ट है लाइब्रेरी ऑन व्हील्स। ये सबसे प्रचलित नाम है क्योंकि ये नाम रंगनाथन साहब ने दिया था। रंगनाथन साहब के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि वो हमारे इंडियन लाइब्रेरी में सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका रखते हैं और सबसे ज्यादा सवाल रंगनाथन से ही आता है। तो उम्मीद है आप लोग इस चैनल से जुड़े रहेंगे ताकि कोई टॉपिक मिस ना हो। सब्सक्राइब करें और लाइक करें। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को। और राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 14 से 20 नवंबर। अब राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह मनाया जाता है 14 नवंबर को और राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह उसी दिन से शुरू होता है और 14 से 20 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह। यूएसए में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह अप्रैल माह में मनाया जाता है। भारत में पुस्तकालय से संबंधित कुछ फैक्ट हैं, उन्हें देखते हैं। जैसे लाइब्रेरियंस डे, यह पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त। यह रंगनाथन साहब का जन्मदिन है इस दिन। तो उन्हीं के स्मृति में, याद में लाइब्रेरियन डे मनाया जाता है। कब? 12 अगस्त को। ग्रंथालय विज्ञान के संपादक थे एसपी सूद। गार्डन लाइब्रेरी की स्थापना 1900 में हुई थी राय बहादुर ईसान के द्वारा। तो गार्डन लाइब्रेरी मतलब क्या? पुस्तक बगीचा। लाइब्रेरी का बगीचा कौन बनाएगा? जो बहादुर होगा वही लाइब्रेरी का बगीचा बना सकता है। तो इस लॉजिक से याद रखेंगे, गार्डन लाइब्रेरी की स्थापना 1900 में राय बहादुर ईसान ने किया था। पुस्तकालय को आत्माओं के उपचार का स्थान कहा था किसने? अमोस एम सोली ने। अमोस एम सेली ने कहा था। मतलब अ प्लेस ऑफ हीलिंग फॉर द सोल। अ प्लेस ऑफ हीलिंग फॉर द सोल कहा था किसने? अमोस एम सेली ने। पुस्तकालय को आत्माओं के उपचार का स्थान किसने कहा था? अमोस एम सेली ने कहा था। सार्वजनिक पुस्तकालय सांस्कृतिक विभाग के अंतर्गत संचालित होते हैं। जो भी पब्लिक लाइब्रेरी है उसका संचालन कौन करता है? तो सांस्कृतिक विभाग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें काफी कंफ्यूजन होता है, तो इस कंसेप्ट को क्लियर रखें कि सार्वजनिक पुस्तकालय का संचालन सांस्कृतिक विभाग करता है। डेमोक्रेसी पुस्तकालय की देन है। अच्छा, कुछ वैसे पुस्तक है जिनके लेखक प्रमाणित नहीं है, उनका कुछ अता पता नहीं है, उनको क्या बोलते हैं? एपोक्राइफल बुक बोलते हैं, अप्रमाणिक ग्रंथ।
मतलब जिसके लेखक का प्रमाण नहीं हो उसको एपोक्राइफल बुक बोलेंगे, हिंदी में अप्रमाणिक ग्रंथ बोलते हैं। अच्छा, एक सवाल आता है कि लाइब्रेरी साइंस क्या है, आर्ट्स है या साइंस है? तो लाइब्रेरी साइंस दोनों है, आर्ट्स है और साइंस है। ठीक है, कोई इशू? कुछ महत्वपूर्ण पब्लिकेशंस है जैसे कि पब्लिक लाइब्रेरी सर्विस अ गाइड टू इवेल्युएशन एंड मिनिमम स्टैंडर्ड। इसका प्रकाशक कौन है? ALA है, मतलब अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन है। तो इतना लंबा चौड़ा नाम याद करना मुश्किल होगा, इसलिए सिर्फ इतना रखें कि पब्लिक लाइब्रेरी सर्विस, पब्लिक लाइब्रेरी सर्विस का प्रकाशक ALA है। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड गाइड टू लाइब्रेरी स्कूल एंड ट्रेनिंग सेंटर्स इन डॉक्यूमेंटेशन। इसका प्रकाशन किया था यूनेस्को ने 1981 में। तो अब इतना लंबा नाम इससे भी याद नहीं रखेंगे, सिंपल रखें कि वर्ल्ड लाइब्रेरी को गाइड कौन करेगा? तो यूनेस्को करेगा, क्योंकि यूनेस्को का काम है वर्ल्ड को गाइड करना, इसीलिए बनाया ही गया है यूनेस्को को। तो वर्ल्ड गाइड टू लाइब्रेरी का प्रकाशन यूनेस्को ने कब किया था? 1981 में किया था। इंडियन लाइब्रेरी मैनिफेस्टो, और जब भी इंडियन लाइब्रेरी की बात होगी आंख बंद करके रंगनाथन साहब को टिक करना है। तो इंडियन लाइब्रेरी मैनिफेस्टो के लेखक कौन है? रंगनाथन साहब है। इसका प्रकाशन ABC पब्लिशिंग हाउस ने किया था। कब किया था? 1990 में। अब क्योंकि इंडियन लाइब्रेरी में रंगनाथन साहब की सबसे अधिक भूमिका रही है, तो 90% चांसेस होंगे, अगर आपको कुछ याद नहीं है कोई क्वेश्चन और वो इंडियन लाइब्रेरी संबंधित है और ऑप्शन में रंगनाथन साहब है, तो आप रंगनाथन साहब को टिक कीजिए, 90% से ज्यादा चांसेस होंगे सही होने के। नेक्स्ट है द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, जिसके लेखक है डेनियल बेल। अब देखिए, एक वर्ड है यहाँ पोस्ट, हम किसी एक वर्ड या 2-4 वर्ड को पकड़ेंगे और उससे लॉजिक बनाएंगे ताकि हमें याद हो जाए। तो पोस्ट, पोस्ट से पोस्टमैन ध्यान आता है। पोस्टमैन जब घर पे जाता है किसी के तो क्या करता है? बेल बजाता है, किसी को बुलाने के लिए बेल बजाता है। तो इससे हम याद रखेंगे कि द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी के लेखक कौन है? डेनियल बेल है। मतलब जब पोस्टमैन जाएगा तो डेनियल साहब के घर का बेल बजाएगा ही बजाएगा। तो कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी के लेखक डेनियल बेल है। नेक्स्ट देखते हैं लाइब्रेरी साइंस बिब्लियोग्राफी, इसके लेखक है गॉफ्री एंड माउंटेन। ठीक है। यूनेस्को सार्वजनिक पुस्तकालय मैनिफेस्टो कब आया था? 1 सेकेंड। यूनेस्को सार्वजनिक पुस्तकालय मैनिफेस्टो कब आया था? तो पहला 1949 में आया, दूसरा 1972 में और तीसरा 1994 में। तो देखिए, इसे पहला और तीसरा याद करना काफी सिंपल है। पहला कब आया? 1949 में, मतलब 49 में। अंतिम का कब आया? 1994 में, मतलब 94 में। तो पहला का सीधा उल्टा तीसरा है, और एक हमें बीच का सिर्फ 1972 याद करना है। ग्रंथालय विज्ञान के संपादक कौन थे? SP सूद थे। ग्रंथालय वेदा, अब ग्रंथालय का वेद है तो ऑफकोर्स रंगनाथन साहब ही होंगे, और यह संबंधित है पुस्तकालय कानून से, और इसका अंग्रेजी में अनुवाद भी इन्होंने किया था। तो नेक्स्ट देखते हैं, पुस्तकालय हमारे सांस्कृतिक पर्यावरण का उपादेय है, यह कहा था JH सेरा ने। तो पुस्तकालय हमारे सांस्कृतिक पर्यावरण का उपादेय किसने कहा? JH सेरा ने। तो पुस्तकालय का काम होता है कि हमारी संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाना, लेकिन इस बात को कौन बोलेगा? तो जिसका दिल शेर जैसा होगा, मतलब JH सेरा। तो इस लॉजिक से इसे याद रखेंगे। सार्वजनिक पुस्तकालय में सेवाएं मुक्त होनी चाहिए, सार्वजनिक पुस्तकालय में सेवा मुक्त होनी चाहिए, यह रोनाल्ड बेंगो ने कहा था, रोनाल्ड बेंगो ने कहा था। तो रोनाल्ड से हमें रोनाल्डो साहब याद आते हैं। तो रोनाल्डो साहब इतने धनी है कि वो जहां चाहे सार्वजनिक पुस्तकालय मुफ्त में चला सकते हैं। तो इस लॉजिक से हमें ये याद रखना है कि सार्वजनिक पुस्तकालय में सेवाएं मुक्त होनी चाहिए। किसने कहा था? रोनाल्ड बेंगो ने कहा था। विशिष्ट पुस्तकालय एक विशिष्ट ग्राहक वर्ग की सेवा करते हैं, यह कहा था R. अस्टेल ने। मतलब जो स्पेशल लाइब्रेरी होगी वो स्पेशल ग्राहक का ही सेवा करेगा, R. अस्टेल साहब ने यही कहा था। कुछ किताबें न झेलने के लिए हैं, कुछ निगलने के लिए और कुछ पढ़ने के लिए, यह बात कही थी फ्रांसिस बेकन ने। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जितना हो सके सपोर्ट करें, ताकि आगे आपके लिए और वीडियो लाएं, उसके लिए हमें मोटिवेशन मिले।